आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम। हम इसका प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट। किसी भी नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि वो ग्रुप सिंगलटन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो ग्रुप सिंगलटन यानी जो जी है इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर का मतलब हो गया कि वो जी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ नॉन ट्रिवियल है यानी वो ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, यानी उसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई एक ना एक एलिमेंट ज़रूर होगा। दो कंपोजिशन सीरीज़ उस ग्रुप की जो कि नॉन ट्रिवियल है और फाइनाइट भी है, उसकी कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज़ अगर हम बनाएं तो दो कंपोजिशन सीरीज़ जो हैं वो इक्विवेलेंट होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इस थ्योरम में दो की वर्ड्स हैं, एक कंपोजिशन सीरीज़ वो क्या होती है, दूसरा कब हम उस कंपोजिशन सीरीज़ को कहते हैं कि वो दो कंपोजिशन सीरीज़ आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो ये दो चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन। तो कंपोजिशन सीरीज़ क्या होती है, आप कोई भी एक ग्रुप ले लें, उस ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज़ दरअसल एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा सब ग्रुप्स का, यानी जी के जो सब ग्रुप्स हैं उनका हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना लेते हैं। जैसे इस तरह का सीक्वेंस जैसा मैं अभी आपके सामने बनाने वाला हूँ। जैसे जी को मैं मान लूँ अगर जी नॉट, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जी को मैं जी नॉट मान लूँ, जी नॉट कंटेनिंग जी1, और अगर जी1 कंटेन कर रहा हो जी2 को और जी2 कंटेन कर रहा हो जी3 को, सो ऑन अप टू जी एन जो कि आइडेंटिटी हो। तो इस तरीके का सीक्वेंस यानी जी के इस तरीके के सब ग्रुप्स जिसमें जी जो है जी1 को कंटेन कर रहा हो, जी1 जी2 को कंटेन कर रहा हो, जी3 जी4 को कंटेन कर रहा हो, और इस तरीके से आखिर में आइडेंटिटी आए। इस तरीके का जो सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स है, इस सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स को हम कंपोजिशन सीरीज़ कहते हैं। कब? जब इस सीक्वेंस के अंदर दो ख़ास बातें होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ईच सच दैट ईच gi+1 इज़ नॉर्मल इन gi, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ईच कोशेंट gi/gi+1 is simple for all I goes from 0 to n-1। अब देखिए आप, क्योंकि gi+1 है, n-1+1 करेंगे तो gn आ जाएगा। तो पहली लाइन का क्या मतलब हुआ कि gi+1 जो है नॉर्मल है gi में, यानी कि g0 नॉर्मल होगा g1 में, g1 नॉर्मल होगा g2 में, g0 जो है नहीं, g1 नॉर्मल होगा g0 में, g2 नॉर्मल होगा g1 में, g3 नॉर्मल होगा g2 में, और इस तरीके से gn नॉर्मल होगा gn-1 में। तो आखिर वाला n-1 में नॉर्मल होगा। तो ये खूबी होनी चाहिए कि हर आगे वाला सब ग्रुप पीछे वाले सब ग्रुप में के अंदर नॉर्मल होना चाहिए इस सीक्वेंस के अंदर। और दूसरी बात, अगर हम कोशेंट ले लें यानी g/g1, g1/g2 ले लें, g2/g3 ले लें, तो ये कोशेंट जो हैं वो सिंपल होने चाहिए। ठीक है, यानी इनका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये दो खूबियों वाला जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा, इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग इन द सेंस कि सबसे पहले जी है, बड़ा है, फिर छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो लास्ट पे आइडेंटिटी है। तो इस तरीके के डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये एक कंपोजिशन सीरीज़ है जी की, जो कि सबसे पहले आ रहा है ना, तो जी की एक कंपोजिशन सीरीज़ है। तो ये होती है कंपोजिशन की सीरीज़ की डेफिनेशन। तो हमने देखा कंपोजिशन सीरीज़ क्या होती है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है सब ग्रुप्स का, जिसमें gi+1 नॉर्मल होता है gi में, और जो भी कोशेंट्स हैं हमारे वो कोशेंट्स सिंपल होते हैं। अब कोई भी दो कंपोजिशन, एक ग्रुप की बहुत सारी कंपोजिशन सीरीज़ हो सकती हैं। तो मान लो हमारे पास एक ग्रुप था
इसकी एक कंपोजिशन सीरीज़ ये आ गई और उसी की एक कंपोजिशन सीरीज़ ये आ गई, ठीक है, जिसमें ये देख सकते हैं आप ये कंपोजिशन सीरीज़ है, मान लो 2 किसी एक ग्रुप की। तो इन 2 कंपोजिशन सीरीज़ को कब कहते हैं हम कि ये फर्स्ट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड, कब कहेंगे, जब इनके अंदर भी 2 बातें होंगी। पहली बात ये है कि n इज़ इक्वल टू m, क्या मतलब, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन फर्स्ट सीरीज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन सेकंड सीरीज़। दोनों सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम पहली सीरीज़ के क्वोशंट्स निकालेंगे, पहली सीरीज़ के, वो दूसरी सीरीज़ के जो क्वोशंट्स होंगे उनसे आइसोमॉर्फिक होने चाहिए इन सम ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली सीरीज़ है उसके क्वोशंट, ज़रूरी नहीं कि जो पहला हो क्वोशंट वो पहले के, यानी G0/G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू H0/H1, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि G0/G1 आइसोमॉर्फिक हो H1/H2 के। सो जो क्वोशंट्स आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, इसके सारे क्वोशंट से आइसोमॉर्फिक होने चाहिए जिस मर्ज़ी ऑर्डर में हो, ठीक है। तो ये 2 बातें अगर होंगी कि उनके नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स भी बराबर होंगे और इसके क्वोशंट के आइसोमॉर्फिक भी होंगे, अगर ये दोनों बातें हो जाती हैं तब हम कहेंगे कि वो दोनों सीरीज़ जो हैं कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट हैं। तो अब हम प्रूफ करते हैं जॉर्डन होल्डर थ्योरम को। तो हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थ्योरम ये कहती है कि कोई भी 2 कंपोजिशन सीरीज़ ले लें अगर हम किसी भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप की, नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप वो हो गया कि तो वो फाइनाइट है, ठीक है, उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। और नॉन ट्रिवियल ये है कि ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, उसमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है। तो कोई भी 2 कंपोजिशन सीरीज़ अगर ऐसे ग्रुप की हम बना लें तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगी। तो इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन। फाइनाइट ग्रुप है तो लेट कर लेते हैं कि उस ग्रुप में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन n। कैसे लगाते हैं इंडक्शन ऑन फाइनाइट n के लिए? जब निकालते हैं तो पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, पहले पे चेक करते हैं, फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि लेस देन n के लिए वो थ्योरम ट्रू है, और फिर हम n के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने पहले के लिए प्रूफ करना है। पहले के लिए n इज़ इक्वल टू 2 ले लेंगे क्योंकि यहाँ ग्रुप जो है वो नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। और n क्या है? n तो ऑर्डर है, n 1 नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ g अगर 1 होगा तो g तो आइडेंटिटी हो जाएगा और ट्रिवियल हो जाएगा। और हमने माना कि जो g है ये नॉन ट्रिवियल है, यानी इसमें आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट मौजूद है। तो सबसे छोटी वैल्यू n की जो है वो 2 होगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू पे चेक करते हैं। तो इस बार सबसे छोटी वैल्यू 2 है। n2 का क्या मतलब? वो n क्या है? ऑर्डर है ग्रुप का, यानी ऑर्डर ग्रुप का जो है वो 2 है। इसका मतलब उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक आइडेंटिटी है और एक आइडेंटिटी के अलावा एक और एलिमेंट है जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिटी के बराबर करोगे तो वापस एक ही एलिमेंट बन जाएगा। तो ये ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप को गौर से देखो, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ग्रुप की 2 कंपोजिशन सीरीज़ हैं और वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर आप इस ग्रुप को देखें गौर से और इसकी कंपोजिशन सीरीज़ बनाएं तो इसकी सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज़ बनेगी। तो इसकी एक ही कंपोजिशन सीरीज़ बनेगी कैसे? जैसे G ले लिया, तो G को अगर मैं G0 मान लूँ तो वो कंटेंट करेगा किसमें? आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी को मैं G1 मान लूँ, सो ये जो G है वो कंटेंट कर रहा है G1 में, यानी G0 को G ही मान लिया, तो G0 कंटेंट कर रहा है G1 के अंदर। और कोई कंपोजिशन सीरीज़ आप बना ही नहीं सकते। तो इसकी एक ही कंपोजिशन की सीरीज़ है क्योंकि इसका सब ग्रुप एक ही है, ठीक है। तो इसका सब ग्रुप कौन सा है? सिर्फ वही है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो और कोई इसका सब ग्रुप ही नहीं। तो G0 कंटेंट G1, ये इसकी एक कंपोजिशन सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। और इसकी सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज़ होगी, ठीक है। तो इसकी 2 कंपोजिशन सीरीज़ है ही नहीं, तो रिजल्ट जो है ट्रिवियली होल्ड करता है। ट्रिवियली क्यों होल्ड करता है? क्योंकि थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ग्रुप की
दो कंपोजिशन सीरीज जो है इक्विवेलेंट होती है। तो थ्योरम को अगर डिसप्रूफ करना हो तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं और वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब इस ग्रुप की अगर आपने ये शो करना है कि इसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट नहीं है, तो पहले तो आपको इसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ बनानी पड़ेंगी और फिर ये शो करना पड़ेगा कि वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन हम तो इसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ बना ही नहीं सकते, इसकी तो एक ही कंपोजिशन सीरीज़ है, इसलिए ये ट्रिवियली रिजल्ट होल्ड कर लेता है। यूँ आप सोचिए कि अगर ये कंपोजिशन सीरीज़ है या अपने इक्विवेलेंट तो है ही, तो n = 2 के लिए रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली। इसकी जो कंपोजिशन सीरीज़ है वो एक ही है, दो तो है ही नहीं है, तो दो की बात ही क्यों करेंगे। सो रिजल्ट जो है ट्रिवियली होल्ड कर रहा है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n। सब ग्रुप बोलो या ग्रुप बोलो, तो जितने भी हमने अब अज्यूम कर लिया कि जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है किन के लिए। फर्स्ट में तो हमने n = 2 के लिए प्रूफ कर लिया। अज्यूम करना है उन सब के लिए जिनका आर्डर n से कम है, उन सब ग्रुप्स के लिए जिनका आर्डर n से कम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर n से कम है तो हाँ उसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ मिलेंगी और दोनों इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, इसको स्टार लटका लो और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। याद रखें कि रिज़ल्ट जो है वो सारे सब ग्रुप जिनका आर्डर लेस देन n है उनके लिए ट्रू है। अब स्टेप 3 पे हमें प्रूफ करना है कि रिज़ल्ट जो है जितने भी ग्रुप हैं आर्डर n के उनके लिए भी ट्रू है। हम एक के लिए ट्रू करेंगे, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमने n आर्डर का एक ग्रुप ले लिया, डैट इज़ ऑर्डर ऑफ G = n ले लिया। इसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ लेंगे और साबित करेंगे कि दोनों कंपोजिशन सीरीज़ आपस में इक्विवेलेंट है। तो लेट कर लेते हैं कि G की जो दो कंपोजिशन सीरीज़ है, एक में हम G0 मान लो, G को मान लेते हैं कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 सो ऑन अप टू कंटेनिंग Gn इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, एक कंपोजिशन सीरीज़। सपोज़ कर रहे हैं कि ये दो कंपोजिशन सीरीज़ इसकी एग्जिस्ट करती हैं, हमें शो करना है कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो एक कंपोजिशन सीरीज़ HM ये बना लिया। ठीक है, हमें शो करना है कि फर्स्ट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड, B2 कंपोजिशन सीरीज़ ऑफ G। तो G की दो कंपोजिशन सीरीज़ ली और हमने ये साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब किस तरीके से साबित करेंगे, हम यहाँ पर दो केस लेंगे। देखो यहाँ दो ही केस बन सकते हैं। पहला तो पहले के बराबर है क्योंकि दोनों G की कंपोजिशन सीरीज़ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, G1 H1 के बराबर हो। तो दो ही केस बन सकते हैं, हो सकता है कि ये G1 H1 के बराबर हो या हो सकता है कि G1 H1 के बराबर ना हो। ठीक है, पहले तो बराबर है, हो सकता है कि दूसरे भी बराबर हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो। केस फर्स्ट ले लेते हैं हम कि व्हेन G1 = H1, कि मान लो कि G1 H1 के बराबर है। अब अगर आप देखें गौर से तो जो G1 है वो सबसेट है G का, G1 इज़ अ सबसेट ऑफ G कंटेनिंग G1 इज़ कंटेंड इन G, G1 G का सबसेट है। अगर सबसेट है तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ G1 जो है वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G1 का आर्डर कम है ऑर्डर ऑफ G से, और ऑर्डर ऑफ G कितना है, n है, तो G1 का ऑर्डर कम है n से। और अभी हमने एज्यूम किया कि जिन ग्रुप्स का आर्डर लेस देन n है उनकी दो कंपोजिशन सीरीज़ हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं। तो G1 का आर्डर n से कम है तो G1 की दो कंपोजिशन सीरीज़ होंगी और दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, तो देन बाय एजम्पशन लिखना है आपको, देन बाय एजम्पशन देयर आर टू कंपोजिशन सीरीज, दीज आर टू कंपोजिशन सीरीज। एक G1 की होगी, G1 कंटेनिंग G2 कंटेनिंग सो ऑन अप टू Gn विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो ये G1 की कंपोजिशन सीरीज़ है, और दूसरी एक और G1 की कंपोजिशन मान लो G1 H1 के बराबर है, इज कंटेंट इन H2, इज कंटेंट इन H3, सो ऑन अप टू इज कंटेंट इन HM। ठीक है, तो ये दो थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लेते हैं। These two composition series are equivalent, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी बाय एजम्पशन। अभी एज्यूम किया स्टेप सेकंड में हमने कि जिनका भी ऑर्डर लेस देन n है उनकी दो कंपोजिशन सीरीज़ हमेशा इक्विवेलेंट होंगी। तो G1 का ऑर्डर n से कम है तो G1 की दो कंपोजिशन सीरीज़ हमेशा इक्विवेलेंट होंगी। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्या मतलब है? इनके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स भी बराबर हैं और इनका कोशेंट इनके कोशेंट के साथ आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, सो क्या है कि G1 के जितने G1 अपॉन G2, G2 अपॉन G3, G3 अपॉन G4 सोन अप टू Gn-1 अपॉन Gn, ये सारे कोशेंट आइसोमॉर्फिक हैं। इसके H1 ओवर H2, H2 ओवर H3 सोन अप टू H। तो हमें इक्विवेलेंट किसको शो करना था? हमें इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना था। इक्विवेलेंट शो करने के लिए दो चीज़ें बतानी थी। पहली बात कि जितने इधर सब ग्रुप्स हैं उतने इधर होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात कि इनके कोशेंट के आइसोमॉर्फिक। अगर हम इससे आगे देखें, ये तो साबित हो गया अभी यहाँ से, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ इससे आगे भी तो यही दो सीरीज़ हैं, तो ये भी आपस में क्या हैं? इक्विवेलेंट, यानी इन दोनों में नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स बराबर हैं। अगर इन दोनों में नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स बराबर हैं, इसमें तो n है और इसमें m है, n इज इक्वल टू m, एक एक सब ग्रुप और है तो +1 इधर भी करें प्लस तभी तो बराबर रहेंगे। इसका मतलब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स बराबर आ गए। ठीक है, पहली बात आ गई। दूसरी बात ये साबित करनी है कि इनका कोशेंट इनके कोशेंट से आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, तो उसके लिए देखो इन सब का कोशेंट तो इन सब के कोशेंट के आइसोमॉर्फिक है। यहाँ से देखो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनका कोशेंट इनके कोशेंट के आइसोमॉर्फिक है, तो यहाँ से आगे साबित हो गया। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ साबित करनी है कि G ओवर G1 यानी G0 ओवर G1 और H0 ओवर H1 यानी G ओवर G1 और H ओवर H1 जो हैं ये भी क्या हैं? आइसोमॉर्फिक हैं। तो बस ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों सीरीज़ इक्विवेलेंट हैं केस 1 में। ठीक है, तो अब हमें क्या साबित करना है कि G अपॉन H1 G अपॉन G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन H1। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है बिकॉज G1 H1 के बराबर है। अगर G1 H1 के बराबर है तो G ओवर G1 इज इक्वल टू G ओवर H1, तब इनके कोशेंट्स भी बराबर हैं। अगर बराबर है तो आइसोमॉर्फिक भी हैं। तो ये पहला भी आइसोमॉर्फिक, अगले तो आइसोमॉर्फिक हो गए थे पहले से ही, तो ये पहला भी आइसोमॉर्फिक हो गया। इनमें नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स बराबर भी आ गए और इनके जितने भी कोशेंट हैं इनके कोशेंट के साथ आइसोमॉर्फिक आ गए। जब ये दोनों बातें होंगी इसका मतलब फर्स्ट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड, पहला दूसरे के ये दो सीरीज़ आपस में होगी इक्विवेलेंट, यही हमने प्रूफ करना था। तो केस फर्स्ट में अगर इनका पहला सब ग्रुप बराबर हो जाएगा तब ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट होगी। अब केस सेकंड हमने देखना जिसमें पहला जो है ये G1 जो है वो H1 के बराबर ना होगा, तब कैसे प्रूफ होगा। देखो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब तक हमने क्या किया, हमें साबित करना था कि दो कंपोजिशन सीरीज़ जो हैं इक्विवेलेंट होती हैं। हमने ग्रुप ले लिया एक फाइनाइट ऑर्डर n का, हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नॉन ट्रिवियल है तो n2 के लिए पहले प्रूफ करना पड़ेगा। n2 के लिए तो ग्रुप में दो ही एलिमेंट होंगे a और e, और a और e के लिए हमें एक ही कंपोजिशन सीरीज़ मिलेगी। अगर एक ही मिलेगी, दो की तो बात ही नहीं हो रही, सो ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा ट्रिवियली। स्टेप 1 के लिए प्रूफ हो गया। स्टेप 2 के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि जितने भी ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर n से कम है उनके लिए ये थ्योरम जो है वो ट्रू है। तो हमने जिनका ऑर्डर n है, n से कम के लिए ट्रू है, n के लिए हमने प्रूफ करना है। तो हमने एक ग्रुप ले लिया ऑर्डर n का और उसकी दो कंपोजिशन ड्रा कर ली, दो कंपोजिशन सीरीज़। अब हमें साबित करना है 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 2। तो हमारे पास दो केस आ गए। या तो ऐसा होगा कि ये तो बराबर है पहले क्योंकि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ G की, या तो G1 H1 के बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, ऐसा ही हो सकता है। अगर बराबर होगा तो हमने ये साबित कर दिया कि 1 2 के इक्विवेलेंट होगा। अब रहा दूसरा केस जिसमें वो बराबर नहीं होगा, अब हमने ये प्रूफ करना है। अब केस 2 में हम मान लेते हैं कि अगर G1 H1 के बराबर नहीं हुआ, यानी अगर G1 H1 के बराबर नहीं हुआ, क्या तब भी ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़, देखो गिवन है कि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट भी हैं।
तो G1 जब H1 के बराबर नहीं होगा कि दोनों कंपोजिशन सीरीज़ जो हैं इक्विवेलेंट हैं, ये साबित करना है। ठीक है, तो चलो साबित करते हैं। अगर G1 H1 के बराबर नहीं है, तो आप देखें कि जो G/G1 है ये क्या है, ये सिंपल है या नहीं? ये सिंपल क्यों? डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिशन सीरीज़, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ हैं। और कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है कि Gi+1 इज़ नॉर्मल इन Gi और Gi/Gi+1 इज़ सिंपल। ये क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिंपल है। तो G/Gi भी सिंपल है, G/G1 भी सिंपल है, सॉरी G1/G2 भी सिंपल है, G2/G3 सारे सिंपल हैं। तो G/G1 भी सिंपल होगा, उसी तरह से G/H1 भी सिंपल होगा। G/G1 भी सिंपल है और G/H1 भी सिंपल है। तो एक थ्योरम है, अगर G/G1 सिंपल है तो G1 जो है वो बन जाता है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। तो G1 आ गया मैक्स। उसी तरह से H1 भी क्या आएगा, G/H1 सिंपल है तो H1 आ जाएगा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। G1 और H1 दोनों के आगे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। देन G1H1 क्या आ जाएगा, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि G1 मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप तो है ही। H1 जो है वो भी तो नॉर्मल सब ग्रुप है, और दो नॉर्मल सब ग्रुप की प्रोडक्ट हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होती है। ये एक लेमा है। ठीक है, यू कैन प्रूव इट बाय योरसेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखें आप, नाउ G1 जो है वो कंटेंट होगा G1H1 में। ठीक है, तो ये प्रॉपरली कंटेंट होगा, क्योंकि ये जो G1 और H1 नॉन ट्रिवियल हैं, तो G1 कभी भी G1H1 के बराबर नहीं हो सकता। वो तो एक ही केस में हो सकता है जब H1 आइडेंटिटी हो, लेकिन वो तो होगा नहीं, क्योंकि G1 और H1 सब ग्रुप हैं नॉन ट्रिवियल ग्रुप के G के। तो यहाँ प्रॉपरली, और G1H1 क्या है, G1H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब यहाँ इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, G के दो सब ग्रुप्स हैं, उनका प्रोडक्ट करके वापस G भी आ सकता है। सो यहाँ G1 जो है वो कंटेंट है G1H1 में, और H1 जो है वो कंटेंट है G में। ठीक है, ये प्रॉपरली कंटेंट होगा, क्योंकि H1 और G1 जो है वो G के सब ग्रुप हैं, और चूँकि G नॉन ट्रिवियल है तो G1 और H1 भी नॉन ट्रिवियल हैं, उनका प्रोडक्ट भी नॉन ट्रिवियल होगा। कभी भी जो है देखो G1H1 G1 के बराबर कब होगा, जो H1 जो है वो आइडेंटिटी होगा, लेकिन H1 तो कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने ये साबित किया था कि G1 जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, ये G का है। ये दोनों G के मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अगर कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो उसके भी और G के बीच में कोई और सब ग्रुप नहीं आ सकता। अगर वो आ जाए, वो या तो G1 ही होगा या वो G होगा, क्योंकि ये चीज़ G1 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये G के बराबर ही होगा। तो सिर्फ G1H1 इक्वल्स टू G। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि G1H1 किसके बराबर है, G। अगर G1H1 के बराबर नहीं है, दिस इज सिंपल बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज। सो G1 मैक्सिमल आ गया, H1 भी मैक्सिमल आ गया, प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा दो नॉर्मल सब ग्रुप का, और G1 जो है इसमें प्रॉपरली कंटेंट है, इसमें वो कंटेंट है। तो या तो G1H1 G1 के बराबर होगा, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि H1 आइडेंटिटी नहीं हो सकता, या फिर G1H1 जो है कि पॉसिबिलिटी रही कि G1H1 G के बराबर आ जाएगा, उसको हमने मान लिया। अब नाउ हमें साबित करना है कि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट है, लेकिन हम इनको साबित नहीं करेंगे, हम दो कंपोजिशन सीरीज अलग से जनरेट करेंगे और ये साबित करेंगे वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। जब हम उन दोनों को आपस में इक्विवेलेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आप देखते रहें। अब मुझे एक कंपोजिशन सीरीज़ डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप देखें, मैं कोई भी सिंबल ले सकते हो। अब मैं Q ले रहा हूँ, Q2 ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ ऑर्डरिंग। आगे आप देखेंगे Q लिया, Q2 में ले लेता हूँ सच दैट एक सब ग्रुप बनाता हूँ H1 इंटरसेक्शन G1 करके। ये एक सब ग्रुप है, ये भी एक सब ग्रुप है, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगी, तो Q2 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप आ गया मेरे पास। ठीक है, अब Q2 चूँकि इंटरसेक्शन के बराबर है, तो Q2 ना तो G1 के बराबर होगा और Q2 ना ही H1 के बराबर होगा, तो ये दोनों से डिफरेंट है। Q2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ G1 एंड H1।
और Q2 जो है वो नॉन ट्रिवियल भी है, क्योंकि H1 भी नॉन ट्रिवियल है, G1 भी नॉन ट्रिवियल है, तो उनकी इंटरसेक्शन से जो ग्रुप बनेगा वो भी नॉन ट्रिवियल होगा। नॉन ट्रिवियल भी है, दोनों फाइनाइट हैं तो ये फाइनाइट भी है, और कोई भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसकी कोई एक नए कॉम्पोजिशन सीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इस Q2 की भी एक कॉम्पोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी। सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये Q2 कंटेंड इन Q3 कंटेंड इन Q4 सोन अप टू Qn इज इक्वल टू Qs मान लेते हैं इस बार आइडेंटिटी। तो ये जो है ये कंपोजिशन सीरीज़ है Q2 की, ठीक है। अब इस कंपोजिशन सीरीज़ इज़ अ कंपोजिशन सीरीज़, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज़ किसकी है? Q2 की। अब इस कंपोजिशन की सीरीज़ की मदद से हम दो कंपोजिशन सीरीज़ बनाएंगे G की, जो आपस में इक्विवेलेंट होगी। अब आप देखें, क्योंकि G0 G1 के अंदर कंटेंट है, तो मैं सकता हूँ G इज़ इक्वल टू G0 इज़ कंटेंट इन G1। देखिए मैं दो कंपोजिशन सीरीज बना रहा हूँ G की, G इज़ इक्वल टू G0 इज़ कंटेंट इन G1, ठीक है, और G1 इज़ कंटेंट इन Q2, क्योंकि Q2 इंटरसेक्शन के बराबर है, इंटरसेक्शन जो है दोनों में कंटेंट होती है, H1 में भी और G1 में भी। तो G1 इज़ कंटेंट इन Q2 एंड Q2 इज़ कंटेंट इन Q3 सोन अप टू Qs, और ये आ गई मेरे पास आइडेंटिटी। तो ये बन गई G की कंपोजिशन सीरीज़। सिमिलरली G को मैं लिख सकता हूँ H0, लिख दिया, H0 इज़ कंटेंट इन H1 इज़ कंटेंट इन H1, और जो H1 है वो Q2 में कंटेंट है, H1 इज़ कंटेनिंग Q2, कंटेनिंग है, कंटेंट बोलो, H1 जो है वो Q2 को कंटेन करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो दोनों को कंटेंट कर रखती है, H1 को भी कंटेन करेगी, G1 को भी करेगी। Q3 कंटेनिंग Qs। तो ये दो सीरीज़ बन गई मेरे पास, सीरीज़। अब ये दोनों सीरीज़, इन दोनों को मैं शो करूँगा, लेट 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इन दोनों को मैंने शो करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इन दोनों को शो करूँगा इक्विवेलेंट, तो साबित हो जाएगा कि जो दो सीरीज़ हमने बनाई हैं G की, वो दोनों भी आपस में, ये दो सीरीज़ में हमने बनाई हैं G की, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब हमने शो करना है कि दीज टू सीरीज़ कंपोजिशन सीरीज़ आर इक्विवेलेंट। तो मैंने ये दो सीरीज़ बना ली G की, मैं शो करूँगा ये दो इक्विवेलेंट हैं, तो हमारी जो सीरीज़ हमने ली हैं शुरू में G की, वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगी। इनको कैसे बताना है? पहले तो ये बताना है कि दोनों कंपोजिशन सीरीज़ हैं, यानी कंपोजिशन सीरीज़ के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ये जो Gi+1 है, Gi+1 इज़ नॉर्मल इन Gi। एक बात ये बतानी पड़ेगी कि Gi+1 जो है वो इज़ नॉर्मल इन Gi, और दूसरी बात ये बतानी पड़ेगी कि Gi ओवर Gi+1 इज़ सिंपल। हर एलिमेंट के लिए, सब के लिए, दोनों सीरीज़ के लिए बताना। नॉर्मल टू ट्रिवियल है, क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज़ गिवन है, ये कंपोजिशन सीरीज़ गिवन है, तो ये कंपोजिशन सीरीज़ इसका हर एलिमेंट पिछले में नॉर्मल होगा। सो ये सारे तो नॉर्मल है। अब हमें बताना है कि Q2 इज़ नॉर्मल इन G1 एंड G1 इज़ नॉर्मल इन G। Q2 G1 में नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि Q2 इज़ H1 इंटरसेक्शन G1, और H1 और G1 नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में नॉर्मल होती है, यानी H1 इंटरसेक्शन G1 इज़ नॉर्मल इन H1 एंड H1 इंटरसेक्शन G1 इज़ नॉर्मल इन G1। सो Q2 जो है वो नॉर्मल हो जाएगा G1 में, और G1 तो G में नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि हमने सपोज़ किया है कि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ हैं G की। सो अगर सपोज़ किया तो G1 G में नॉर्मल होगा, H1 G। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सिमिलरली इसके लिए भी अपने से पीछे वालों में, सारे सब ग्रुप्स अपने से पीछे वालों में नॉर्मल है, पहली बात होगी। अब सिंपल बताना है, ये तो सिंपल होंगे इससे आगे वाले, क्योंकि ये तो सेम ही है, Q2 ओवर Q3 इज़ इक्वल टू Q2 ओवर Q3। सो इक्वल है तो आइसोमॉर्फिक भी, सारे एलिमेंट्स, हर ग्रुप जो है अपने आइसोमॉर्फिक होता है, तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। हमें आइसोमॉर्फिक के लिए दो चीज़ें बतानी हैं, एक तो ये बताना है कि G ओवर G1 किसके आइसोमॉर्फिक है, फिर बताना है G1 ओवर Q2 किसके आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो पहले हम ये पहली सीरीज़ को देखते हैं, तो देखते हैं G ओवर G1 किसके आइसोमॉर्फिक है। आगे वाले तो सब आइसोमॉर्फिक हैं, सिर्फ इन दोनों के बारे में बताना है कि G ओवर G1 एंड G1 ओवर Q2 ये किसके आइसोमॉर्फिक है। G ओवर G1 है,
तो जी और जी वन को, जी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम डबल स्टार, मैंने बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी को लिख सकते हैं G1H1, तो जी को लिखूँगा G1H1 और नीचे G1 बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये कहती है कि प्रोडक्ट अपॉन ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा H1 ओवर G1 इंटरसेक्शन H1। ये चीज़ जो है इसके आइसोमॉर्फिक होगी बाय सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इधर प्रोडक्ट है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगी, इधर G1 है तो इधर वो H1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये तो H1 है, G1 इंटरसेक्शन H1 क्या है, G1 इंटरसेक्शन H1 तो Q2 है। सो क्या साबित हुआ कि G ओवर G1 जो है वो आइसोमॉर्फिक है H1 ओवर Q2, यानी G ओवर G1 आइसोमॉर्फिक है H1 ओवर Q2 का। इसका पहला कोशेंट इसके दूसरे कोशेंट के आइसोमॉर्फिक है। सिमिलरली अगर हम देखें इसका दूसरा कोशेंट G1 ओवर Q2, तो G1 ओवर Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, G1 इंटरसेक्शन H1, और ये उसी थ्योरम से किसके आइसोमॉर्फिक है, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर हमने प्रोडक्ट लेना है G1H1, इधर G1 है तो H1 लेना है, G1H1 तो G है, तो ये G1 ओवर Q2 आइसोमॉर्फिक हो गया G ओवर H1, यानी G1 ओवर Q2 जो है आइसोमॉर्फिक है G ओवर H1, यानी इसका दूसरा क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन के आइसोमॉर्फिक, पहला दूसरे के आइसोमॉर्फिक, दूसरा पहले के आइसोमॉर्फिक, आगे वाला तो सेम है, सारे आइसोमॉर्फिक, ये सारे पिछले में नॉर्मल, सारे आपस में आइसोमॉर्फिक भी हो गए हैं। अब देखिए एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि H1 G ओवर G1 क्या है, G ओवर G1, क्योंकि दोनों कंपोजिशन सीरीज़ हैं तो रेशियो सिंपल होते हैं, तो G ओवर G1 सिंपल है, G ओवर H1 भी सिंपल है, तो G ओवर G1 जो है वो सिंपल हैं, और G ओवर H1 भी सिंपल है और G ओवर G1 भी जो है सिंपल है, और ये इसके आइसोमॉर्फिक है H1 ओवर Q2 के, तो ये भी सिंपल हो जाएगा और ये भी सिंपल हो जाएगा, यानी ये रेशियो जो है ये सिंपल हैं, ये क्वोशेंट क्या है, सिंपल हैं, और ये क्वोशेंट भी सिंपल, वो तो है ही कंपोजिशन सीरीज़ है, उनके क्वोशेंट तो सिंपल हैं, ये क्वोशेंट भी हमारे पास क्या आ गए, सिंपल, सारे क्वोशेंट सिंपल आ गए, सब पिछले में नॉर्मल हैं, तो ये दोनों क्या बन गई, कंपोजिशन सीरीज़, और ये सारे आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, एक ही जैसे हैं, और ये पहला दूसरे के आइसोमॉर्फिक, दूसरा पहले के आइसोमॉर्फिक, तो सारे ऊपर वाले सारे नीचे वालों के आइसोमॉर्फिक हैं। इससे साबित हुआ कि जो पांचवीं सीरीज़ है वो छठवीं के इक्विवेलेंट है। लेकिन हमने शो करना था कि फर्स्ट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड, वो कैसे शो करेंगे, हमने तो साबित कर दिया है कि जो फिफ्थ है वो सिक्स्थ के इक्विवेलेंट है। अगर आप केस फर्स्ट को देखें तो केस फर्स्ट क्या कहता था, जब G1 H1 के बराबर होगा, यानी जब पहला पहले के बराबर होगा तो वो सीरीज़ इक्विवेलेंट होंगे। अगर पहली को देखें आप, इसमें पहला तो G है, ये दूसरे की बात करता हूँ जिसको मैं पहला कहता हूँ, तो ये जो इसका पहला डिफरेंट सब ग्रुप है वो G1 है, ठीक है, फर्स्ट का। अगर आप फिफ्थ का देखें, फिफ्थ इक्वेशन का भी पहला डिस्टिंक्ट सब ग्रुप जो है वो G1 है, तो फर्स्ट का भी G1, फिफ्थ का भी G1, तो फर्स्ट इज़ इक्विवेलेंट टू फिफ्थ, सो व्हाट, फर्स्ट जो है वो फिफ्थ के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का डिस्टिंक्ट जो है वो H1 है, और सिक्स्थ का आप डिस्टिंक्ट देखें पहला तो वो भी H1 है, तो बाय केस फर्स्ट व्हेन फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो सेकंड जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सिक्स्थ के। अब देखिए फर्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट है फिफ्थ के, और फिफ्थ और सिक्स्थ अभी हमने साबित किया जो है आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। सो फर्स्ट फिफ्थ के इक्विवेलेंट है, फिफ्थ सिक्स्थ के इक्विवेलेंट है, और सिक्स्थ जो है वो सेकंड के इक्विवेलेंट है। बाय ट्रांजिटिविटी फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू फिफ्थ, फिफ्थ इज इक्विवेलेंट टू सिक्स्थ, तो फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सिक्स्थ इज इक्विवेलेंट टू, पहला छवें के इक्विवेलेंट है, छवां दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। तो पहली दो जो हमने सीरीज ली थी वो साबित हो गई कि वो दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो दिस प्रूव्स योर जॉर्डन होल्डर थ्योरम।